हेलो दोस्तों, मैं हूँ अल्ताफ और आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आई हेट कोडिंग में स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ द लास्ट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, क्योंकि हम लोगों ने एक सी प्रोग्राम को लिखने के लिए जितने भी बेसिक्स की ज़रूरत होती है, फंडामेंटल्स की ज़रूरत होती है, वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने इसके पहले वाले सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे आपको यही एडवाइस दूंगा कि पहले आप वो सारे वीडियोस देख लें फंडामेंटल्स के, ताकि आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, प्रोग्राम लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको प्रोग्राम लिखते समय हर एक स्टेटमेंट का, एक लाइन का मतलब समझ में आ रहा हो, ताकि एग्जीक्यूशन में भी आपको पता हो कि एक्चुअली में हमारा सी प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहा हो, उसके आउटपुट कैसे आ रहे हैं, हम लोगों ने इनपुट कैसे लिया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो, कोई भी डाउट ना हो। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने पहले के सारे वीडियो ना देखे हो तो प्लीज विदाउट स्किप किए हुए वो सारे वीडियो देख लें, जिसमें से थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। एंड आई थिंक इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा सी प्रोग्राम जिसमें हम अपने सी प्रोग्राम के पहले प्रोग्राम को रन करवाने वाले हैं। तो कैसे हम सारा, क्या क्या चीजें हमने पढ़े, वो सारा एक बार हम इस प्रोग्राम के थ्रू रिपीट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो होते हैं ये हमारे पास कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स जो होते हैं बेसिकली ये हमारे प्रोग्राम के नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट पार्ट होते हैं प्रोग्राम के। हम उसमें कमेंट लिखते तो जरूर हैं, लेकिन वो कमेंट हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने के स्टेटमेंट होते हैं। जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें हमें कुछ डिस्क्राइब करना है कि ये जो हमने वेरिएबल लिखा है वो किस पर्पस के लिए यूज किया है, या फिर हमने कोई मेथड बनाया है, या फिर हमने कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है जो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, कोई स्पेसिफिक सिनेरियो में कर रहा है, देन वी कैन पुट द एक्सप्लेनेशन इनसाइड द कोड, इनसाइड द कमेंट। तो ये कमेंट इसलिए होता है, जैसे कि हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं ये प्रोग्राम सिर्फ हम अपने लिए नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन वन कंपनी फॉर द होल लाइफ। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने कोड लिख दिया, कोड लिखने के बाद मैंने वहां डिजाइन दे दिया, तो हो सकता है कोई दूसरा डेवलपर आए। जब वो दूसरा डेवलपर आएगा तो जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, जो वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं, तो वो तो सिर्फ मुझे पता है कि मैंने किस पर्पस के लिए यूज किया है। जब वो डेवलपर आएगा तो उसे उसी चीज को समझने में बहुत परेशानी होगी। समझ समझ तो जाएगा ही, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन वही चीजें अगर मैंने हर जगह एज ए कमेंट डालकर, कमेंट के फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पुट कर रखा है, तो उसे समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं अपने सारे प्रोग्राम में। तो जो भी हम प्रोग्राम, सी प्रोग्राम की भी बात कर रहे हैं, आगे अगर आप भी कोई कोई और भी अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उन सब में भी आप कमेंट डाल सकते हैं। तो कमेंट जो होता है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। नाउ ये जो है सेक्शन हमारा ऑप्शनल है, तो जब अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे देन वी विल नॉट यूज द कमेंट एनीवेयर। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कमेंट कैसे यूज करते हैं। तो कमेंट दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। तो वो दोनों हम लोग देखेंगे कैसे लिखते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द हेडर फाइल। क्योंकि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें बहुत सारे हम ऐसे फंक्शंस यूज करने वाले हैं जो सी के प्री डिफाइंड है। और जितने भी हम लोग कीवर्ड, मेथड्स जो प्री डिफाइंड यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली जब हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, जब रन करेगा, तो वो सारे जो फंक्शंस मैंने यूज कर रखे हैं, कर रखे होंगे अपने प्रोग्राम में, या हमने कोई कीवर्ड डिफाइन कर रखा होगा, तो उन सब का डेफिनेशन हमारा जो लिंकर है जब वो कंपाइल करेगा तो वो सारा ढूंढेगा कि आखिर ये चीजें कहाँ हैं। तो उसके लिए हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं। हेडर फाइल बेसिकली हम उन सारे मेथड्स और वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं जिसको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रखा है। जैसे
हम जनरली यूज करेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ। तो प्रिंटफ और स्कैनफ जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, और ये जो है ये लाइब्रेरी में है stdio.h। तो जब भी हम ये मेथड यूज करेंगे और अगर हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो जब ये कंपाइल होगा तो वो हमारा कंपाइलर हमसे पूछेगा व्हाट इज प्रिंटफ। तो अगर हमने खुद से कहीं डिफाइन कर रखा है तो तब तो उसे वो डेफिनेशन मिल जाएगा एंड ही विल बी सेटिस्फाइड। सो कंपाइलर विल नॉट आस्क एनीथिंग फॉर एनी मेथड्स जो हमने यूज कर रखा हुआ। लेकिन अगर वो नहीं मिलेगा तो वो आपसे पूछेगा कहाँ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर क्या लॉजिक लिखा हुआ है। ही विल दैट मीन्स कंपाइलर विल आस्क एवरीथिंग। तो ये हो गया हमारे पास हेडर फाइल जो कि मैंडेटरी है, इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। और ये हेडर फाइल्स हम बहुत सारे, एक दो तीन चार किसी भी नंबर में ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड्स यूज इन आवर सी प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास प्रोटोटाइप ऑफ द मेथड होता है जो कि ऑप्शनल है, जिसको हम देखेंगे जब हम मेथड डिफाइन करेंगे, मेथड को हम लोग पढ़ेंगे तब। Now the part is declaration of global variable. Declaration of global variable means हमारे पास वैसे भी वेरिएबल्स होंगे जिसको हम थ्रू आउट मल्टीपल फाइल एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि ये ऑप्शनल है, जिसको हम बाद में देखेंगे। इसकी जरूरत अभी हमें नहीं, जब हम वेरिएबल पढ़ेंगे सारे टाइप देन वी विल टॉक अबाउट दिस। उसके बाद हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वॉइड मेन। द वॉइड मेन इज द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और ये जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम नहीं रन कर सकता है। इसके नेम में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसके नेम को चेंज कर दिया तो जो हमारा एग्जीक्यूटर है, जो हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है वो मेन मेथड से ही होता है। अगर मेन मेथड नहीं होगा देन हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास मेन मेथड के अंदर हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। देन आफ्टर उसकी बॉडी डिफाइन करेंगे, और बॉडी डिफाइन करने के बाद वो सारा फंक्शनलिटी, दैट्स इट। तो ये है हमारे स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली। तो पहले हम सिंटेक्स देख लें। कमेंट ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों के लिए होता है। सिंगल लाइन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। दिस सिंटेक्स इज फॉर मल्टी लाइन कमेंट। ये हमारे पास किसी भी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का सिंटेक्स है। दैट मीन्स जब भी हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो हमें लिखना होता है हैश इंक्लूड, और ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें उस लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है। तो हम जितनी चाहें उतनी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सिंटेक्स याद रखना है, जब भी किसी लाइब्रेरी को अगर आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं देन द सिंटेक्स इज हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड के साथ आपको उस लाइब्रेरी के नेम को स्पेसिफाई करना होगा जो आपके पास अवेलेबल है या जो आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास वॉइड मेन होगी। देन आफ्टर इसके हम लोग बॉडी के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। तो सी में अगर हम देखें तो जितने भी वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स को हमें एट द टॉप डिफाइन करना होता है। देन आफ्टर वी विल राइट बॉडी, देन आफ्टर क्लोजिंग, सो दैट्स इट। सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं सारी चीजें, कि हम कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो चलिए देखते हैं सारी चीजें प्रैक्टिकली। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम VS कोड यूज करने जा रहे हैं। मैंने अपने एक वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि VS कोड को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे हम। तो चलिए हम देखते हैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली। अभी तक जितने भी हमने थियोरेटिकल पार्ट पढ़े हैं, फंडामेंटल्स जो भी पढ़े हैं, वो सारे फंडामेंटल्स के थियोरेटिकल पार्ट अब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं जो हूँ VS कोड एज ए एडिटर यूज करने वाला हूँ। तो इसके सेटअप का जो प्रोसेस है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो में। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे भी दूंगा।
तो चलिए हम देखते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो जैसे कि मैंने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया, सबसे पहले एक मैं फाइल बना लेता हूँ, hello.c। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम जो भी सी प्रोग्राम बनाते हैं, सी प्रोग्राम की फाइल बनाते हैं, उसका फाइल का एक्सटेंशन डॉट सी होता है। तो ये एक्सटेंशन होता है क्या? बेसिकली डॉट एक्सटेंशन क्या होता है कि किसी फाइल का फॉर्मेट या उसमें रह रहे इंफॉर्मेशन का हमें डिटेल पता चल जाता है डॉट उसके एक्सटेंशन देखकर। जैसे अगर कोई वर्ड फाइल है तो डॉट वर्ड होगा, डॉक डॉक फाइल होता है, या फिर कोई जावा फाइल होती है तो डॉट जावा फाइल होती है, डॉट जेपीजी, पीएनजी, ये सब हम लोग एक्सटेंशन देख के उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें किस टाइप के इंफॉर्मेशन स्टोर है। उसी तरीके से जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट सी हो। हालांकि हम डॉट सीपीपी रख देंगे तब भी ये प्रोग्राम रन करेगा। सीपीपी स्टैंड फॉर सी प्लस प्लस, लेकिन हम यहाँ पे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम रन नहीं कर रहे हैं, तो हम डॉट सी ही यूज करने वाले हैं। तो मैंने आपको प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले हम कमेंट्स यूज करते हैं। तो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिनका एग्जीक्यूशन में कोई रोल नहीं होता है, बट हम उन्हें यूज करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी कब वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, या फिर कहीं स्पेसिफिकेशन में उसकी जो है आ रही होती है, तो उस केस में जो है हम उस वेरिएबल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो है हम स्टोर कर सकते हैं। उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है हम कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई हमने वेरिएबल बनाया, उसके बारे में उसका यूजेस क्या है, वो सारा यूजेज जो है हम कमेंट में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा यूजेज कमेंट का ये है कि सपोज कर लिए कि हम जो है सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डेफिनेटली हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे काम। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा के लिए हो सकता है आज हम हैं कल हम ना रहें। तो हमने जो प्रोग्राम उसमें जो लिखा है, उसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसमें जो मेथड हमने बनाए हैं, वो सारे हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाए हैं। हमने उन वेरिएबल्स को जो प्रोग्राम में हमने यूज किया है, उन वेरिएबल्स को हम लोगों ने ने थिंकिंग लॉजिक के अकॉर्डिंग उसे यूज किया है। तो जो दूसरा डेवलपर जो आएगा, जो उस कोड को यूज करेगा, अगर हमने उसमें कमेंट नहीं डाला होगा तो वो उसे समझ पाएगा, लेकिन उसे थोड़ी-सी परेशानी होगी। समझने के लिए वो समझ सकता है, कोड देखकर हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे काम हो रहा है। लेकिन कमेंट होने से क्या होता है कि सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम कमेंट देखकर समझ सकते हैं, लॉजिक भी समझ सकते हैं कि कौन-सा मेथड कैसे काम कर रहा है, उसके लॉजिक क्या लिखे हैं, उसका पर्पस क्या है, वेरिएबल हम लोग क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कमेंट में ही करते हैं। तो कमेंट बेसिकली हम पूरे प्रोग्राम फाइल में कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को कमेंट लिखने के लिए दो तरीके हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन करने के लिए डबल स्लैश यूज करते हैं। सो दिस इज व्हाट सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट करने का ये हमारा तरीका है। इसके अंदर हम आई एम मल्टी, तो ये हमारा जो है मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका है। अब ये सारे जो पार्ट हैं, ये ऑप्शन है जिनको हम कहीं यूज करने वाले नहीं है फिलहाल। उसके बाद मैंने बताया था हेडर फाइल यूज इंक्लूड करने के लिए। तो हेडर फाइल हम कैसे इंक्लूड करते हैं, उसके लिए हमारा सिंटेक्स होता है हैश इंक्लूड देन हेडर फाइल का नाम। तो हेडर फाइल का नाम होता है stdio.h। stdio.h। ये हेडर फाइल हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हमें हेडर फाइल यूज करना है? तो हेडर फाइल का इंफॉर्मेशन जो है, हम जो मेथड यूज करने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो मेथड कौन से लाइब्रेरी में है, उसको हमें यूज करना होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं अभी एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। इस प्रोग्राम में मैंने कोई भी हेडर फाइल यूज नहीं किया, और मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ
हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसको रन करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि मैंने कोई हेडर फाइल यूज़ नहीं किया, फिर भी ये प्रोग्राम जो है ये रन हो जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा कुछ वार्निंग के साथ। जैसे यहाँ पे देखा गया कि प्रिंटफ फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन हमने इसका कोई भी स्टेट लाइब्रेरी हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे ये क्या है, एरर बता भी रहा है कि इसके लिए हम लोगों ने कोई भी डिक्लेरेशन फंक्शन कोई डिफाइन नहीं किया है, कहीं से नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे वर्क कैसे कर रहा है, ये एक्चुअली इसने बताया भी है कि हमें इंक्लूड करने की जरूरत है studio.h। तो एक तो तरीका है कि हम इसमें इंक्लूड कर दें, दूसरा हम इंक्लूड नहीं भी करेंगे तब भी ये वार्निंग के साथ रन करेगा। देख सकते हैं कि अब जो है हमारे पास कोई भी अ, नहीं आ रहा है वार्निंग ये स्मूथली, क्योंकि हम लोगों ने हेडर फाइल को इंक्लूड किया। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रोग्राम। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करता है, क्योंकि इंक्लूड करना होता है, क्योंकि हेडर फाइल के अंदर ही जो भी हम प्री डिफाइंड मेथड्स कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं उन सारे का डेफिनेशंस हमारे कंपाइलर को इसी हेडर फाइल के थ्रू मिलता है। नाउ जितने भी प्रोग्राम होते हैं सारे प्रोग्राम के एक डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होते हैं जिनको हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक जो है उस प्रोग्राम में वो जो कंपाइलर है खुद से डाल देता है। तो उसी तरीके से जैसे जावा के जो है जावा डॉट लैंग पैकेज होता है, वो पैकेज हमें कभी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जावा का जो कंपाइलर है जब हम कंपाइल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो क्या करता है खुद से डाल देता है। क्योंकि जब कोई भी सिस्टम बन रहा होता है, जैसे कोई भी लैंग्वेज हम जो बना रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कुछ-कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, जिनके बिना हमारा प्रोग्राम रन होगा ही नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो वो वाले कीवर्ड उनको डालने ही होंगे, तो उनको डालने के लिए उनको पता है कि ये सारे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा डेवलपर फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो वो सारे कॉमन चीज़ों को उन्होंने एक लाइब्रेरी में डाल दिया और वो लाइब्रेरी खुद से वो बाय डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे हमें इंक्लूड studio.h किया है हमने। अगर हम किसी भी फ़ाइल को .c से सेव करते हैं तो हमें हेडर फ़ाइल जो है वो सारे हेडर फ़ाइल मतलब जो डिफ़ॉल्ट वाले हैं उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमारा कंपाइलर ऐड करता है। जैसे कि ये studio.h जो होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। .c से फ़ाइल सेव करने के साथ ही ये हमारा हेडर फ़ाइल ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है। तो ये तो था हमारा हेडर फ़ाइल के बाद। इसके बाद हमने एक प्रोग्राम बना लिया, इसे रन करवा के देख लिया। अब हम सबसे पहले समझते हैं कैसे स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो यूज़र के लिए बना रहे हैं। तो यूज़र जितनी अच्छे तरीके से हमारे एप्लीकेशन को समझेगा, उतने अच्छे तरीके से वो उसे यूज़ कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि यूज़र अच्छे से समझे, इनपुट अच्छे से डाले, जो उसका आउटपुट है उसे अच्छे से समझ सके कि वो एप्लीकेशन क्या आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें पूरे अच्छे तरीके से मैसेज दिखाना होगा एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे भी हमें दिखाना होगा, तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ें स्क्रीन पे, कंसोल पे, टर्मिनल पे जहाँ पे भी हम मैसेज दिखाने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये प्रिंटफ फंक्शन जो है स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, जो हमारे स्टैंडर्ड डिवाइस आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करता है। यहाँ हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस टर्मिनल होगा, कमांड प्रॉम्प्ट होगा, जिसे हम कह रहे हैं वहीं पे हमें दिखाना होता है। तो कुछ भी मैसेज अगर हमें टर्मिनल पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे या कंसोल पे दिखाना होगा तो हमें प्रिंटफ यूज़ करना है। अब हमारे पास प्रिंटफ के बहुत सारे सिंटैक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स है एक बार रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला हमारा जो सिंटैक्स है कि हम रिक्वायरमेंट है क्या, व्हेन वी वांट टू शो ओनली मैसेज। अगर हमें सिर्फ मैसेज दिखाना होता है तो मैसेज दिखाने के लिए हमें क्या सिंटेक्स है, हमारा सिंटेक्स है प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर जो भी मैसेज हमें डिस्प्ले करना है, मैसेज टू बी डिस्प्लेड, जो भी हमारा मैसेज डिस्प्ले करना है वो हम मैसेज को उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर रख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैसेज हमें डिस्प्ले करना है वो मैसेज मैंने डबल कोट्स के अंदर प्रिंटफ के अंदर दे दिया है, और जो भी डबल कोट्स के अंदर मैसेज होंगे वो हमारा स्क्रीन पे
कंसोल पे दिख जाएगा, वी कैन सी, लेट्स सी, इसको रन करते हैं। देखिए हमारा मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। नाउ हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है कि सारे मैसेज हम एक लाइन में नहीं, 2 लाइन में दिखा सकते हैं। तो 2 लाइन में मैसेज दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ, आई एम इन सेकंड लाइन। तो अभी फिलहाल मैंने क्या किया कि अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने 2 प्रिंटफ मैसेज लगा दिया है। अब इस प्रिंटफ को मैं रन करवाता हूँ। तो जब हम यहाँ पे रन करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों मैसेज एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो अगर हमें मैसेज के लाइन चेंज करना होता है देन हम यूज करते हैं स्लैश एन, दिस इज कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर। हम इसको यूज करके लाइन के मैसेज को चेंज करवा सकते हैं। ये हमारे लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हम स्लैश एन कहाँ यूज करें, हमारे लॉजिक, हमारे रिक्वायरमेंट पे। जैसे ये स्लैश एन को मैं अगर यहाँ से कट करके इसके पहले भी लगा दूं तब भी हमारे पास सेम आउटपुट होगा। अगर हम और भी कहीं से लाइन को ब्रेक करके दूसरी लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं देन आई कैन डू दिस यूजिंग दिस स्लैश एन। तो आप देख सकते हैं नाउ इट इज कमिंग 3 लाइन। तो ये हमारा पहला फॉर्मेट है प्रिंटफ का। नाउ हमारे पास इसका दूसरा फॉर्मेट है कि हम लोग जो है, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू शो करो। व्हेन वी वांट टू शो वेरिएबल्स वैल्यू, वेरिएबल्स की हमें वैल्यू दिखानी है, वेरिएबल्स की वैल्यू दिखानी है तो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होना शुरू हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो हम लोग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो हमें ये बताएगा कि जो वेरिएबल है या जो वैल्यू है उनकी वैल्यू हम किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पे। पर वैल्यू सेपरेटेड बाय, अगर हमें मल्टीपल वैल्यू को दिखाना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो जैसे सपोज कर लीजिए ना, हम डिक्लेयरिंग वेरिएबल है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या था, सिंटेक्स मैंने बताया था कि पहले हम मॉडिफायर यूज करते हैं, देन आफ्टर हम यूज करते हैं डेटा टाइप के बाद हमारे पास जो होता है वेरिएबल का नेम होता है। दिस इज हाउ वी डिक्लेयर द वेरिएबल। तो चलिए हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। इंटीजर के लिए हमारे पास डेटा टाइप इंट है और वेरिएबल का नाम रखा मैंने नम, और उसको स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया 10। मतलब जैसे ही मेमोरी बनेगी उसके अंदर हमारा 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब मैं इस नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैंने जो मैसेज मुझे देना है मैंने मैसेज दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू, जहां मुझे वेरिएबल की वैल्यू देनी होती है वहां पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूं अभी इस नम की वैल्यू को किस फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में। इंटीजर फॉर्मेट का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होता है और यहाँ पे मुझे एक वैल्यू दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया जिसकी वैल्यू। अब इस लाइन को थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने तो कहा कि जो मैसेज हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्ट जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एक तरीके से हमारे पास प्लेस होल्डर का काम करता है। ये एक प्लेस होल्डर है जहां पे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को दिखाना है। तो मैंने कंपाइलर को बोला कि ये प्लेस होल्डर है, इसको आप ऐसे मत प्रिंट करो, इसके जगह किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो। तो कंपाइलर ने मुझसे पूछा किस वेरिएबल की, तो मैंने उससे को बताया कि यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर रखा है इसी वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करो। तो हम लोग चलिए देखते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 65 ताकि मैं आपको कुछ और दूसरे फॉर्मेट में भी दिखा सकूं। तो मैं इसको रन करवाता हूँ, पहले मैं स्क्रीन की क्लियर कर लेता हूँ। CLS नाउ वी नीड टू रन द प्रोग्राम। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया हमारे पास ऊपर के 2 लाइन आ गए, उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू दिखा गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर में पढ़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है
मैं तो इसको नंबर के फॉर्मेट में, इंटीजर के फॉर्मेट में प्रोग्राम में स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हमारे कंसोल में कैरेक्टर फॉर्मेट में दिखाए। तो कैरेक्टर फॉर्मेट में हम कैसे दिखाते हैं? कैरेक्टर फॉर्मेट में दिखाने का मतलब है कि जो भी नंबर है उस वो किसी कैरेक्टर का एस्काई वैल्यू होगी। तो जिस कैरेक्टर का 65 एस्काई वैल्यू होगी वो कैरेक्टर हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। नम वैल्यू ऑफ नम इन कैर फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्मेट में। चलिए देखते हैं इसको रन करके। ये ए आना चाहिए, सी, ये हमारा ए का स्काई वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्मेट में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। नाउ ये तो हमारे पास एक वेरिएबल हुआ, हम चाहते हैं कि एक और नम हो। तो नम 2 लिख दिया मैंने और यहाँ इसकी वैल्यू दे दी 100। नाउ अब मैंने क्या किया, मुझे दो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो दो वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट या मल्टीपल वैल्यू की वैल्यू प्रिंट कैसे करना होगा हमें? तो उसके लिए हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज हम दे सकते हैं। मैसेज देने के बाद जहाँ पे मुझे वैल्यू की प्रिंट करना, जैसे वैल्यू है num1 कर देता हूँ, num यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पहले वाले और दोनों का फॉर्मेट मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिक हो। तो पहले वाले जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करेंगे उसी सीक्वेंस में हमें वेरिएबल, जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले वाले में num हो और दूसरे वाले में num2 हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, रन करवा के देखिए। यहाँ पे देखिए पहले वाले का 65 आ रहा है, दूसरे वाले का 100। अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमें ऑर्डर चेंज किया हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ से मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी हम प्लेस होल्डर में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर पे हम कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये हमारा 1 2, तो 1 का प्लेस होल्डर ये हो गया, 2 का नम हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ चेंज हो गया, ये यहाँ पे वैल्यू रिवर्स आ रही है। तो दिस ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है कैसे हम लोग फॉर्मेट कैरेक्टर को यूज करते हैं, कैसे एक से अधिक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये था हमारे, अगर हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का कोई मैसेज नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये हो गया, देख सकते हैं सबसे पहले 65 आ रहा है। सो ये थे सारे पॉसिबल प्रिंटिफ के सिंटेक्स और उनके यूजेस, हमें कैसे कैसे यूज करना हो। यहाँ पे हमें और भी देखने होंगे इसके सिंटेक्स। हम चाहें तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफरेंट, जैसे हमने फ्लोट यूज किया तो हमें परसेंट एफ यूज करना है। अगर हमने साइन यूज किया, साइन के लिए हमें कुछ यूज करने के बाय डिफॉल्ट ये साइंड ही होते हैं। अनसाइंड यूज किया तो यू यूज करना होता है। डबल यूज किया तो परसेंट डी यूज करना होता है। कैरेक्टर यूज किया तो सबके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता है। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, आई रिप्लाई दैट। नाउ अब हम देखते हैं कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक नया क्लास बना लेता हूँ, एक नया फाइल बना लेता हूँ, input डॉट सी। तो यहाँ पे input डॉट सी में मैंने सबसे पहले हेडर फाइल यूज कर लेना है, include studio.h। now we need to start the program। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ए के अंदर कोई वेरिएबल, तो सबसे पहले वेरिएबल लूँ और उसको वेरिएबल कैसे हम लेते हैं वेरिएबल में इनपुट, उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो मैंने क्या, एंटर नंबर, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया जिससे यूजर समझ में आ जाएगा यूजर को कि हाँ मुझे नंबर इनपुट करना है। अब वो नंबर जब ये मैसेज देखिएगा तो यूजर नंबर डालेगा, यूजर जब नंबर डालेगा देन वी विल कैच इट। कैच इट करने के लिए हमें क्या करना होगा, परसेंट डी
and then after we need to use address of A। तो हमारे पास इनपुट करने का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें ये बताता है कि जो हम वेरिएबल जो हम इनपुट यूजर डालने वाला है उसको हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। किस में स्टोर करेंगे? एड्रेस ऑफ ए में, ए के एड्रेस में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि हम प्रोग्राम में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो ए हमारा आइडेंटिफायर है, नाम है। किसका नाम है? एक मेमोरी का जो 2 बाइट का मेमोरी या 4 बाइट की मेमोरी जो है रैम में इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके एड्रेस को ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा, स्कैनफ ने कहा कि आप जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसको इंटीजर फॉर्मेट में एड्रेस ऑफ ए, ए जिस लोकेशन को लोकेट कर रहा है उस लोकेशन में इसकी वैल्यू को स्टोर कर दीजिए। तो ये वैल्यू इसमें स्टोर हो गई। तो ये हमारा सिंटेक्स है। अगर हमें एक नंबर में वैल्यू स्टोर करना है तो हम उसका एक ही नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। अगर हमें मल्टीपल का यूज करना है तो हम मल्टीपल के लिए मल्टीपल वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा हमें लिखना होगा ना। अब हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा आपको कि इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं सिर्फ मैसेज देता हूँ स्लैश एन मेमोरी लोकेशन इक्वल्स टू, हम लोग मेमोरी लोकेशन को %p पॉइंटर से यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने कर दिया एड्रेस ऑफ ए। ए के मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करो, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %p होता है। अब मैं इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो %n यू हैव entered you have entered क्या इंटर्ट किया है, तो %d के फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ। किसकी वैल्यू? तो a की वैल्यू, दैट्स इट, यही हो गया। चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। तो उसके पहले मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, देन रन इट। तो ये हमारा हो गया। आप देख रहे हैं इससे नंबर मांगा, मैंने इसे नंबर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ए है इसका मेमोरी लोकेशन ये है, और इसमें हमने 5 वैल्यू डाला जो कि इसमें स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से अगर सपोज कर लीजिए कि मुझे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है सेम डेटा टाइप का, तो एक तरीका तो हमारा ऐसा है कि हम यहाँ पे भी वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन अगर डेटा टाइप सेम होता है तो हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है, हम सेम लाइन में ही डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक ऐसे। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने 2 नंबर लेना है तो मैंने बोला कि इंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर हो गया ए में। मैं सेम मैसेज को फिर से प्रिंट करूंगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ इंटर सेकंड नंबर। इंटर सेकंड नंबर करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू जो है ए में नहीं बल्कि बी में स्टोर करनी है। तो बी में मैंने स्टोर किया। तो अब मैं इसको रहने दो, प्रिंट यू हैव इंटर %d एंड %d। हम लोगों ने कहा कि आपने 2 नंबर डाला है, एक तो पहले वाले की जगह मैं ए की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, दूसरे वाले की जगह बी की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। तो ये हो गया। मैं इसको स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। नाउ अगेन रन करते हैं हम इसे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 3 3 and 5। सो यहाँ पे यू हैव एंटर 3 and 5। तो हम देख सकते हैं इट्स वर्किंग फाइन, इट इज वर्किंग फाइन। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हम ये हमने जो 2 स्टेप में किया है ये हम सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। सिंगल स्टेप में कैसे कर सकते हैं, हम या तो ऐसे कर ले या फिर हम इसको एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। प्रिंट स्लैश एन इंटर टू नंबर, आई कैन से डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैनफ। अब मुझे 2 नंबर लेना है, दोनों को इंटीजर फॉर्मेट में लेना है। तो %d %d
पहले वाले की वैल्यू हमें लेनी है एड्रेस ऑफ ए में, दूसरे वाले की वैल्यू लेनी है एड्रेस ऑफ बी में। सो दिस इज हाउ हम ले सकते हैं। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे नंबर के फॉर्मेट अलग हो, मैं वो भी तो दिखाऊंगा आपको। तो पहले हम इसे रन कर लें। इट विल वर्क इन द सेम वे अभी जैसे काम कर रहा था। तो पहले मैंने इनपुट किया 5, देन 6, 5 इट्स शोइंग। तो हम यहाँ पे स्लैश एंड डाल देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंटर टू नंबर 4, सॉरी 4 and 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 5। सो दिस इज हाउ हम लोग बहुत सारे नंबर भी एक बार में इनपुट ले सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास फ्लोट नंबर लेना है तो फ्लोट एफ लिया, और मैंने पहला नंबर तो हमने लिया इंटर टू नंबर, उसके बाद फिर मैंने मैसेज दिया इंटर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का हमारा फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है एफ। तो हमने एफ दिया, और किसमें स्पेसिफाई करना है, वो किसमें इनपुट लेना है, एफ में। तो हमने एफ में इनपुट ले लिया। अब ये हो गया। अब मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों ने यूज किया यू हैव एंटर्ड परसेंट एफ, और यहाँ पे हम सिर्फ फ्लोट वाले वैल्यू दिखाने वाले हैं, देन आई नीड टू डिक्लेयर एफ ओनली। ये हो गया। अब इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। इंटर नंबर, यहाँ पे ये 4 आ गया था, आई नीड टू रन इट अगेन। तो इंटर 4, फिर शोइंग देखिए, इसमें यहाँ से इसको हटा देता हूँ। एक बार फिर से मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दो नंबर, पहले मैंने 4 डाला, इसको सपोज कर लीजिए कि मैंने पॉइंट का नंबर डाल दिया, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि वहां पे डेसिमल नहीं इंटीजर फॉर्मेट है, तो ये पॉइंट वाले पार्ट को नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले में इसने 4 लिया, 5 लिया, एंड यू हैव एंटर्ड डेसिमल वाला पॉइंट, पॉइंट वाला 0.5 वाला पार्ट जो हमारा इसमें चला गया है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रन करें। 4 देन 5 इंटर डेसिमल नंबर में हमने दिया 4.7। तो ये देखिए पॉइंट के बाद बाई डिफॉल्ट जो फ्लोट नंबर होता है वो 6 डिजिट दिखाता है, लेकिन हमें हर समय 6 डिजिट की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास मॉडिफायर्स भी होते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा मॉडिफायर्स पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास इनपुट आए उसको सिर्फ पॉइंट के 2 डेसिमल को हम लोग दिखाएं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन। तो मैं इसके सिर्फ 2 डेसिमल को ही दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर डेसिमल नंबर में मैंने दे दिया 4 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि मैंने प्रिसीजन में दे दिया है 4 4, तो ये हमारे पास सिर्फ 2। सो ये हमारा एक मॉडिफायर होता है। उसके बाद मैंने मॉडिफायर बताया था आपको कि हम चाहें तो मॉडिफायर्स में पैडिंग भी यूज कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट का यूज करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो अलाइनमेंट को यूज करने के लिए यहाँ पे जो है हम एक और नीचे यूज करते हैं अलाइनमेंट के लिए प्रिंट एफ। मैंने सिर्फ क्लास एन परसेंट डी, परसेंट डी में मुझे किसको प्रिंट करना है, ई को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपली ये नंबर प्रिंट करेगा। मैंने वन नंबर लिया 44, दूसरा नंबर लिया 55, और 6.66666 से बहुत सारे। तो यहाँ देखिए 44 दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर मॉडिफायर यूज करके इसका विड्थ डिफाइन करता हूँ, मैंने कहा कि
5 स्पेस ऑक्यूपाई करो। मैंने कहा कि प्रिंट जब एक ही वैल्यू प्रिंट करो, पहले 5 स्पेस ऑक्यूपाई करो, उसके बाद उसमें लेफ्ट से वैल्यू देना शुरू करना। चलिए इसको रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई दैट। इसके लिए मैंने इसको रन किया। पहला इंटर किया 44, दूसरा नंबर दिया 55, देन 5.555। तो यहाँ पे देखिए ये इसने क्या किया है, 5 स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, 5 स्पेस ऑक्यूपाई में करके रिजर्व कर लिया। अब इस 5 स्पेस में कुछ भी चीजें प्रिंट नहीं हो सकती हैं, और इसमें लेफ्ट से ये असाइन करना शुरू कर रहा है। जो भी वैल्यू आएंगी वो अगर फिल हो जाएंगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होंगी तो ये स्पेस बाकी रहेगा। ये बेसिकली अलाइनमेंट के लिए होता है। जब हम प्रोग्रामिंग में आगे देखेंगे तो देखेंगे हमें अलाइनमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है। अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहता हूँ, अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो हम इसमें नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो पहले मैं इसको क्लीन कर दूं। 45.3। तो आप देख सकते हैं एक हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है और एक हमारा राइट अलाइनमेंट। तो ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली हो रहा है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैं इसमें पैडिंग लगा देता हूँ। पैडिंग लगाने का मतलब है कि मैंने 5 तो बोला, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर उतना 5 डिजिट का नंबर ना हो, तो उसके आगे ये 0 0 की पैडिंग कर दे। यहाँ पे 5, 45, 5, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने पैडिंग लगा दिया है। पैडिंग हमेशा आगे की ही लगती है, पीछे कभी नहीं लगेगी। पीछे लगेगी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हाँ, यहाँ पे पैडिंग होता है। ये हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स होते हैं जो हम फॉर्मेटर के साथ यूज करते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो हम लोगों ने अभी तक जितनी भी पीछे के लॉजिक हमने पढ़े थे, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल सारे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, फॉर्मेटर कैसे यूज होता है, प्रिंटफ यूज कैसे करते हैं, स्कैनफ कैसे यूज करते हैं, ये सारे मैंने डिटेल्स दे दिए आपको। नाउ आप जो है आप अब प्रोग्रामिंग करने के लिए रेडी हैं। आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पहले का थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो से आपको समझने में थोड़ी बहुत, मतलब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल ऑपरेटर ये सब चीजों के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप मेरे इसके फंडामेंटल्स के जो हैं 1 to 5 जो भी वीडियोस हैं, आप उसको देखें, और देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें एक चीज और बचा हुआ है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हमारा मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे डिबग करते हैं, कैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू देख सकते हैं, कैसे हम उनका मेमोरी देख सकते हैं। और एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी का मेमोरी अगर देखना है तो प्रिंट एफ स्लैशन मेमोरी ऑफ मेमोरी ऑफ इंटीजर का अगर हमें वैल्यू देखनी है तो हम देख सकते हैं। इसके लिए हमें, मैंने आपको बताया था एक ऑपरेटर जिसका नाम था साइज ऑफ, जिसमें हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो वो उसने कितना मेमोरी ऑक्यूपाई किया है वो हमें दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल भी। तो आप देख सकते हैं इंटीजर की मेमोरी 4 बाइट है। तो या तो आप यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप डेटा टाइप भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल। तो मैंने जैसे ही डबल लिखा, अब मैं प्रिंट करूंगा तो हमारे पास जो है डबल की मेमोरी कितनी होती है वो हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं डबल की मेमोरी, इस तरह के आप जितने भी डेटा टाइप होते हैं सबकी मेमोरी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम डिबग करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।